उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदुस्तान के मिशन शक्ति कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं खास तौर पर गौरवान्वित हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हुए। उनकी प्रेरणा, उनके सहयोग और उनकी सक्रिय आकांक्षा के बिना यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इस मुकाम तक नहीं पहुँचता। इसके पीछे मंशा क्या थी? ऋग्वेद में नारी और पुरुष बहुत समान थे और ऋग्वेद से लेकर रघुवंशम तक हम एक परंपरा देखते हैं। परंपरा कैसी? वहाँ जहाँ कालिदास ने कहा कि एक ऐसा महान प्रतापी वंश जन्मा जहाँ एक प्रतापी राजा से दूसरा प्रतापी राजा वैसे ही जन्म लेता था जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है। बड़े लोग जो बातें कहते हैं उसे बात के बड़े लोग जस का तस स्वीकार करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी योजना को किस तरह से पूरा किया, मैं उसकी 3 वानगियाँ दूंगा। पहले वह जो हिंदुस्तान ने किया। 1 अक्टूबर 2020 को हमने इसको शुरू किया। 160 दिन लगभग हो गए इसको करते हुए। 8000 से ज़्यादा इस पर हमने स्टोरीज प्रिंट की जो कि 5 करोड़ पाठकों तक मुसलसल तौर पर पहुँची। हमने 3000 से अधिक डिजिटल स्टोरीज़ की इसमें जो 6 करोड़ पाठकों तक पहुँची और ज़मीनी तौर पर 750 स्कूलों में हम लोगों ने इवेंट्स करवाए जहां प्रदेश की महिलाओं, बालिकाओं और उनको आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोगों ने तहे दिल से उसमें हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया कि जहां नारी है वहीं सब कुछ है। इसी दौरान हमने 17 बड़े वेबिनार्स किए और 7500 लोगों को हिंदुस्तान ने चिन्हित किया। वो महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जागृति के लिए निरंतर काम करती रहेंगी। ये तो थे वो दिए जो दिए जलाएंगे, लेकिन कुछ मशालें जल चुकी थी जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। 2 खबरें हमारे पास इसी तरीके की आईं। 2019 में मुख्यमंत्री जी झांसी गए और वहाँ पर एक महिला उनसे मिली जो कि मैं पूरी कहानी जानना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ उसके टुकड़े मुझे मालूम हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब आप बोले तो ज़रा थोड़ा विस्तार से बताएं हमें मुख्यमंत्री जी। तो उन महिलाओं, एक महिला ऐसी मिली जो कि जिसमें बहुत तेज दिखाई पड़ा और मुख्यमंत्री जी ने उसकी देर एंड देर सहायता करने का वचन दिया। आज उन्होंने बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के नाम से महिलाओं की वो जो संस्था है, सिर्फ 2 साल में 46 करोड़ का टर्नओवर बना चुकी है और 2 करोड़ रुपए का फ़ायदा उन्होंने कमाया। ये महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए और टोटल उस जगह की जागृति के लिए किया गया उद्योग था जिसको कि एक मुख्यमंत्री ने निजी तौर पर सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। इसी तरह खीरी का किस्सा मेरे अखबार में ही मैंने पढ़ा था और वो ये था कि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, एक ट्राइबल लेडी आई, शायद आरती राणा उसका नाम था और वो भी 2019 की ही बात है। उसने कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हम लोग क्या करें। मुख्यमंत्री जी को बातचीत में मालूम पड़ा कि वहाँ पर सिर्फ खर होती है नदी के किनारे और खर से कैसे उद्योग बनाया जाए, उस उद्योग से कैसे जीविकोपार्जन हो और उस जीविकोपार्जन के जरिए पलायन रुके, लोग कैसे आगे बढ़े, वो हुआ और किस तरह उसको मार्केट लिंक किया गया, ये तो अपने आप में शोध का विषय है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय इसमें जाया नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो 10 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कि पाथ ब्रेकिंग काम किए और जो सैकड़ों हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, सामने दिख रही हैं, उनकी उपस्थिति में उस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले 3 मिनट का एक हमारा एक कैप्सूल बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे दिखाना चाहूँगा। नए भारत में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार महिलाओं की राह और आसान करने का, नारी को सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनाने का हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मिलकर बीड़ा उठाया है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रारंभ किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रतिष्ठित लोगों की एक जूरी ने
राज्य के 75 जिलों से 7,500 ऐसी महिलाएं चुनी जो अपने काम के जरिए दूसरी महिलाओं की प्रेरणा बनी। उनके सराहनीय काम को अखबार व वेब के जरिए उजागर किया गया। राज्य के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि विपदा की घड़ी में जरूरत पड़ने पर दूर दराज के गांवों की महिलाएं भी बेहिचक मदद ले सकें। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के दिशा से एक महिला चार्टर की स्थापना करने में हम सफल होंगे, जिसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि आखिर महिला सुरक्षा के सामने प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं। मन में कब से थी अभिलाषा, कब मिलकर गीत सुनाएंगे, विद्या के पावन मंदिर में कब शरण आपके आएंगे। लड़कियों के स्कूलों में 750 से ज्यादा स्कूल संवाद हुए, जिनमें उन्हें सुरक्षित रहने के गुर सिखाए गए, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया और समाज की बंदिशें तोड़ने की प्रेरणा दी गई ताकि बचपन में ही मजबूत और स्वतंत्र नारी का ठोस आधार बने। 18 जगहों पर उच्च स्तरीय आयुक्तों ने अलग अलग वेबिनार करके महिलाओं को लाभकारी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, उनके सवालों के जवाब दिए और उनकी समस्याओं को हल किया। मैंने सरकार की बेहतरीन योजनाओं में स्टार्टअप और ओडीओपी जैसी योजनाओं का लाभ उठाया है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। मैंने गांव के कई महिलाओं को रोजगार दिए हैं, जिससे वो उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। 1 लाख से ज्यादा महिलाएं इस अभियान से जुड़ी हैं। वेबिनार और डिजिटल अभियान 20 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। अखबारों और वेब पर छपी 10,000 से ज्यादा कहानियां 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंची। फेसबुक पर इस अभियान के साथ 2 लाख से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और महिलाओं की ये फेसबुक बिरादरी सबकी राय लेकर विचार विमर्श करती है, जिससे आम महिलाओं के सरोकार का पता चलता है। यही जुड़ाव एक शक्ति है। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश की महिलाओं में नया भरोसा और आत्मविश्वास जगाकर एक क्रांति ला रहा है। ऐसी क्रांति जो पूरे समाज को प्रगति की राह दिखा रही है। गोरखपुर की श्रीति पांडे से बात शुरू करना चाहूँगा। श्रीति पांडे ने वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वहीं पर वो अच्छा जॉब करने लगी थी, लेकिन नौकरी छोड़कर स्वदेश लौट आई। कोरोना के दौरान उन्होंने पटना में एक अस्पताल का निर्माण किया, जो कि रिकॉर्ड समय और रिकॉर्ड कम लागत में बना। यही नहीं, वो जो खंडवा में उन्होंने थोड़ा सा काम किया था जाके आदिवासियों और जनजातियों के बीच में, उनसे सीखा उन्होंने। इस तरह से जब उसको बनाया तो उसके कमरों के अंदर का तापमान 5 डिग्री कम पाया गया। तो एक ऐसा अभिनव प्रयोग था जिससे कि लोगों को न केवल आराम मिला, कम लागत लगी सरकार की, और बहुत जल्दी उसका निर्माण हुआ। श्रीति के पिता मंकेश्वर पांडे जी शहर के एमजी कॉलेज के प्रबंधक हैं। श्रीति, आप सीधे मुख्यमंत्री जी से बात कर सकती हैं। मुख्यमंत्री जी, आप श्रीति से सीधे बात कर सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम श्रुति है और मैं स्ट्रक्चर इको कंपनी की फाउंडर हूँ, जो 2.5 साल पुरानी कंपनी है। और हमें 2 साल पहले स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट में भी हमने पार्ट लिया था 2018 में। और तब से लेके आज तक हर 3 महीने पे हमें फोन आता है उद्योग मिनिस्ट्री से, कमेटी से, जब भी मैं गोरखपुर होती हूँ। और हमें काफी सहयोग, काफी सपोर्ट गवर्नमेंट का मिला है। हमने कई सारे टेस्ट सर्टिफिकेशन करवाए हैं अपने मटेरियल के, और हर बार हमें कम से कम 50% का डिस्काउंट और सब्सिडी मिला है टेस्टिंग पे, क्योंकि हम स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी और गवर्नमेंट के उस कमेटी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में हमारा नाम है। तो हमें बहुत सपोर्ट है यूपी का और गोरखपुर का। खंड में एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रूप में जो काम कोविड प्रबंधन में किया है, कैसा ये कार्य संभव हो पाया है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? 7,000 स्क्वायर फीट का एक कोविड हॉस्पिटल डॉक्टर फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए मसाड़ी ब्लॉक पटना के पास बनाया था।
ये मई जून जुलाई में पिछले साल जब कोविड में सब जगह लॉकडाउन था तब बना था, जिसके लिए हमें यहाँ पे सही समय पे डीएम से सारी परमिशन मिली वहां ट्रैवल करने की, और हमने इससे हमारा मटेरियल जिसे हम बायो पैनल कहते हैं, जो पराली जो जलाई जाती है उसको कंप्रेस करके उसके पैनल बना के ड्राई कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसमें कंक्रीट का पानी का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, और ये 20% सस्ता और आधे समय में हमने 2 महीने में पूरा हॉस्पिटल पूरे सर्विस के साथ इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग के साथ बना दिया, जिसमें 50 बेड के फिर कोविड पेशेंट्स वहां पे पिछले साल से वहां पे अपनी हेल्थ फैसिलिटी पा रहे हैं। महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से इसको व्यापक पैमाने पे करने में कुछ आप लोगों ने इस दिशा में कोई प्रयास प्रारंभ किया? तो हम किसान से ये पराली कलेक्ट करके उसको कंप्रेस करके उस फैक्ट्री में जो महिलाएं हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे के करना चाहते हैं, ताकि दोनों जगह पे फायदा हो और सस्ता ये मटेरियल बन सके। देखिए, अच्छा काम हो सकता है, बहुत अच्छा काम इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया जा सकता है। खासतौर पर महिला स्वयंसेवी समूह बहुत अच्छा काम इस दिशा में कर सकती हैं। देखिए, मैंने अभी जो हिंदुस्तान के प्रधान संपादक सम्मानित श्री शशि शेखर जी जो बात कर रहे थे, जो परिचय दे रहे थे कि कैसे महिलाएं इस दिशा में बहुत बेहतर प्रयास कर सकती हैं, उसका एक उदाहरण झांसी का है। देखिए, आज से 2 वर्ष पहले मैं झांसी के दौरे पे गया था, तो हमारे एक विभाग ने वहाँ पे महिलाओं के लिए दुग्ध उत्पादन के फील्ड में कुछ कार्य करने के बारे में बात कही थी, और इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के नाम पर एक महिला स्वयंसेवी समूह खड़ा किया गया। आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले 2 वर्ष के दौरान जो उसने प्रोग्रेस की है, बहुत अच्छी की है। आज इस समूह के साथ बड़े पैमाने पर महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और एक वर्ष में ही इस समूह ने 46 करोड़ का टर्नओवर किया है और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह को सरकार के द्वारा रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाता है अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, और बाद में बैंकों से भी उनको जोड़ करके तमाम प्रकार की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके स्वावलंबन का मार्ग आगे बढ़ाया जाता है। जो बात आपने की है, जैसे धान के पराली से लेकर के या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन के कार्य में रुचि लेने के मुद्दे को लेकर के भी, देखिए, व्यापक संभावनाओं वाला क्षेत्र दोनों है। एक क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ पे देखिए प्रदेश में भी और देश में भी एक बड़ी आबादी आज भी ऐसी है जिनके पास अपने लिए सुरक्षित और अच्छे मकान नहीं हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री जी के कारण पिछले 6 वर्ष के दौरान लगभग 2.5 करोड़ लोगों को एक आवास उपलब्ध जरूर हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद एक बड़ा तबका ऐसा है कि जिसको आज भी एक सुरक्षित और अच्छे आवास की आवश्यकता महसूस होती है। हम आवास के क्षेत्र में ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि जिससे शहरी क्षेत्रों से ये झुपड़पट्टी की समस्या का समाधान हो सके और साफ सुथरे और सुरक्षित आवास उन्हें उपलब्ध कराए जा सके। उस तकनीक को विकसित करने में आप लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, जिसे एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आप कह सकते हैं। शासन भी इसमें बहुत सारा सब्सिडी देती है। इसमें बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। मुझे लगता है इसमें अगर आप लोग जो पराली को कंप्रेस करके जो तय कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, ये उसमें वाल का काम भी कर सकती है ईंट के रूप में, क्योंकि हमें आरसीसी का स्ट्रक्चर अगर खड़ा करना है तो उसकी दीवार के रूप में भी ये हो सकता है, क्योंकि फायर प्रूफ भी हो सकता है अगर हम उसमें थोड़ी भी
उस प्रयास करेंगे। दूसरा, एनजीटी हमेशा परेशान करता है किसान को भी और अन्य लोगों को भी। इसमें भी आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं कि पराली की समस्या का समाधान, जो लोग आग लगा देते हैं तो खेती की उर्वरा शक्ति भी समाप्त होती है, लेकिन साथ साथ किसान को उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो अगर आप कहीं एक जगह से प्रयास प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि उसके व्यापक लाभ होंगे। हाँ, आप जैसे इस क्षेत्र में प्रयास करने वाले जो आप लोग रुचि रखने वाले लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, उसके बेहतर परिणाम भी आएंगे। और आपने इस कोविड के दौरान अच्छा प्रयास किया, इसके लिए हिंदुस्तान ने अपना हिंदी का जो है लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसने आपके कार्य को सराहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आपके माताजी पिताजी को, आपके सभी सहयोगियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग इस फील्ड में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारी अगली महिला अचीवर हैं डॉक्टर मोनिका, इलाहाबाद से। आप मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष हैं। इन्होंने कोरोना काल में प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में 5 लाख से अधिक नमूनों की RT-PCR जांच करने में प्रमुख भूमिका अदा की और 24 घंटे वो काम करती रहीं। 37 साल की छोटी सी उम्र में वे मिसाल बन गई हैं। उनका कोई सवाल नहीं है महाराज जी, वो आपसे बात करना चाहती हैं। आपके मोनिका जी प्रयागराज से। कैसे हैं आप? माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं आप? मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रयागराज में। कौन सी लेवल की लैब है आपके यहाँ मोतीलाल नेहरू में? हमारे यहाँ BSL-3 लैब है जो कि इनॉग्रेट हुआ था 9 अप्रैल को, और उसके बाद में आपके द्वारा सर कोवैक्स लैब भी किया गया जो 5 अक्टूबर को जिसकी इनॉग्रेशन हुई थी। हाँ, तो अभी हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है वो पूरी तरह से इक्विप्ड है, और इसमें BSL-3 BSL-2 लैब दोनों हमारे यहाँ। हाँ, प्रयागराज में तो हम लोगों ने अत्याधुनिक लैब बनाई थी कोरोना कालखंड के दौरान, जिससे RT-PCR की पर्याप्त संख्या में जांचें वहां हो सकें। इस समय भी जांचें चल रही हैं। हमारे यहाँ जी सर, जांचें हमारे यहाँ चल रही हैं, जिसमें प्रयागराज की 2000 सैंपल्स की जांचें होती हैं, 1500 से 2000, और बाकी के डिस्ट्रिक्ट की जैसे कौशाम्बी और मिर्जापुर, इनके भी हमारे यहाँ जांचें होती हैं। और सर पहले तो हमारे यहाँ प्रतापगढ़, फतेहपुर, इनके भी सैंपल्स आते थे, और अभी और लैब्स क्रियान्वित हो गए हैं, तो इसके हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट अटैच हैं इस टाइम पे। और सर ये सिर्फ और सिर्फ आपके और शासन की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारी लैब पहले क्रियान्वित नहीं थी। पिछले साल लॉकडाउन में हमारे पास RT-PCR भी नहीं था जो हम जांच कर सके, और मैं 17 से 18 दिनों में, मतलब हमारी लैब 10 अप्रैल से क्रियान्वित हुई थी और जांच शुरू हुआ था, और हमें सारी इक्विपमेंट जो RT-PCR कंज्यूमेबल आइटम्स, मैन पावर, सब कुछ हमें दिया गया इन 17 से 18 दिनों में, और हमारी लैब शुरू हो सकी। तो सर हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं माइक्रोबायोलॉजी विभाग की तरफ से। देखिए, सरकार के स्तर पर एक प्रयास किया गया। याद करिए, मार्च प्रथम सप्ताह में जब कोविड के पहले केसेस यूपी में आए थे 2020 में, तो ये मामले आगरा और गौतम बुद्ध नगर में आए थे। उस समय हमारे पास जांच की कोई सुविधा प्रदेश में नहीं थी। हम लोगों को उस समय दिल्ली जांच करने के लिए अपने यहाँ के जो भी सैंपल होते थे दिल्ली भेजने पड़ते थे। पहली लैब हम लोगों ने 23 मार्च को KGMU में प्रारंभ किया था, और KGMU में जब हम लोगों ने प्रारंभ किया
तो मात्र 72 टेस्ट एक दिन में हो पाए थे। 24 घंटे में 72 जांचें हो पाई थी। और आज हम लोग 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित कर चुके हैं। और इसमें सरकार का पैसा बहुत कम लगा है। हमने जन सहयोग से CSR से जो राशि हमें प्राप्त हुई थी उस राशि का उपयोग इसमें ज्यादा किया है। देखिए, प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने केवल लैब ही स्थापित नहीं की, एक साथ सारे प्रयास हमारे चलते रहे। जैसे हमने एक तरफ लैब स्थापित की, लेकिन लैब स्थापित करने की कार्रवाई हमारी चली रही थी। इस दौरान आपने देखा होगा कि हम लोग मैन पावर की ट्रेनिंग भी करा रहे थे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी महामारी से तो हम पहली बार जूझ रहे थे। इसलिए लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहाँ से आएंगे, लैब टेक्नीशियन कहाँ से आएंगे, हमें लार्ज स्केल में 24 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था। तो ये सभी चीज प्रयास करने से आगे बढ़े हैं। देखिए, अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो BSL 3 लैब आपके यहाँ स्थापित हुई है, और हम लोगों ने प्रयागराज में तो अत्याधुनिक मशीनें भी उपलब्ध कराई हैं, सभी अत्याधुनिक वहाँ पे जो इक्विपमेंट हैं वे सभी उपलब्ध कराए गए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें फ्यूचर की प्लानिंग अभी से करनी चाहिए, केवल कोविड का ही नहीं। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा वायरस अगर अटैक करता है तो उसकी पहचान समय पे करना, फिर उसके लिए आवश्यक सावधानी बरतने की तैयारी के साथ ही उपचार के लिए क्या हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, इस पर भी एक प्रयास अगर हमारे स्तर पर हो सके तो मुझे लगता है कि आप जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, रुचि लेते हैं, अन्य इस फील्ड के विशेषज्ञों के साथ मिल करके एक ठोस प्रयास प्रारंभ होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो प्रयास प्रारंभ होगा, इस प्रयास के बहुत अच्छे परिणाम मानव जाति के भविष्य के लिए हो सकते हैं। अन्यथा कोविड जैसी महामारी आम जनजीवन को कैसे प्रभावित करती है और कैसी व्यवस्था को और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करती है, ये पिछले 1 वर्ष के दौरान हम सब ने महसूस किया होगा। हम सबको आभारी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिन्होंने बेहतरीन कोविड प्रबंधन के फील्ड में लोगों को गाइड करते हुए, उन्हें नेतृत्व देते हुए देश को कोरोना से न केवल बचाया है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्व की भांति फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। एक बेहतरीन प्रयास हुआ है। आप लोगों ने प्रयागराज में और उसके आसपास के क्षेत्र में जो काम किया है, देखिए, हिंदुस्तान ने इसको नज़दीक से महसूस किया। अगर समाचार पत्र किसी यानी मीडिया ग्रुप अगर किसी के अच्छे कार्य को पॉजिटिव तरीके से ले रहा है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है। मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हमारी अगली महिला अचीवर हैं वाराणसी से डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी। सर, आप वेद वर्मज्ञ हैं, संस्कृत की विद्वान हैं, पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं और स्त्री शिक्षा के लिए अधिकारियों ने इनका प्रशंसनीय कार्य किया है। दुनिया भर में इनकी पहल की चर्चा है। महाविद्यालय में ये सिर्फ शास्त्र ही नहीं पढ़ाती बल्कि महिलाओं को शस्त्र की शिक्षा भी देती हैं, और शस्त्र और शास्त्र की जो संस्कार पूर्ण एक महिला होनी चाहिए उसका यहाँ सृजन होता है। नंदिता जी, आप मुख्यमंत्री जी से बात कर सकती हैं। हाँ, डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी काशी से। काशी, नंदिता जी। नंदिता जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ, आपका अभिवादन करती हूँ। नहीं, अभिनंदन मैं आपका करता हूं क्योंकि आपने संस्कृत के क्षेत्र में पाणिनि कन्या महाविद्यालय के माध्यम से जो बहुत सराहनीय पहल की है, प्रयास किए हैं, पिछले कई वर्षों से जो प्रयास काशी में चल रहा है, ये बहुत अभिनंदनीय है।
और आज आपकी इस पहल को जो है देश का बहुत यानी मीडिया ग्रुप का एक प्रमुख जो है मीडिया ग्रुप हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर रहा है, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। आप मुझे बताइए कि इस समय क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं पाणिनी कन्या महाविद्यालय में और किस रूप में सरकार इसमें सहभागी हो सकती है? जी, अपने महाविद्यालय में हाँ जी, वेद का, संस्कृत का, व्याकरण का प्रशिक्षण तो चलता ही रहता है, लेकिन विशेष रूप से मिशन शक्ति के तहत इस समय आत्म सुरक्षा, स्वावलंबन की दृष्टि से ताइक्वांडो और जूडो कराटे का प्रशिक्षण कन्याओं ने इस कोरोना काल में विशेष रूप से अखिलेश रावत जी और अजित श्रीवास्तव जी के सहयोग से प्राप्त किया। कन्याएं, जैसा कि आपको पता ही है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही पारंगत करना का उद्देश्य है। सर्वांगीण शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई। हमारी महाविद्यालय की जो संस्थापिका महियसी आचार्य डॉक्टर विद्या देवी जी थी, उनके आरंभ से ही उनका उद्देश्य था कि कन्याओं को सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें शस्त्र, शास्त्र, संगीत, भोजनालय, हर प्रकार की वो किसी भी क्षेत्र में जाएं और उन्हें कभी भी पराजय का न देखना पड़े, अपितु उनका सतत सम्मान हो। मातृत्व के रूप में, वैदुष्य के रूप में, धार्मिक क्षेत्र में इस समय 80 घाट पर सुबह बनारस कार्यक्रम चलता है, जहां पर हमारी कन्याएं प्रतिदिन प्रातःकाल भोर में वहां जाती हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण, प्रातरग्निम, प्रातरिंद्रम इत्यादि मंत्रों का उच्चारण, घन पाठ, वैदिक पाठ होता है और यज्ञ कराती हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोग भाग लेते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। अभी हमारा 10 वर्ष महाविद्यालय पूर्ण हो रहे हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष हम इस मनाने के लिए उत्सुक हैं। आपका उसमें प्रोत्साहन और संवर्धन चाहिए। 30-31 मई, 1 जून को ये कार्यक्रम आयोजित है। मैं अभी से आपको सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आपके सहयोग से आपका जो संस्कृति के प्रति, भारतीयता के प्रति, वैदिक उत्थान के प्रति जो हमारे अपनी सरकार का विशेष रूप से लगाव है और योगदान है, आपके आने से वहां पर एक संदेश जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने इस संस्कृति के उत्थान में महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। देखिए, मैं नंदिता जी आपके संस्था में मैं एक बार बहुत पहले आ भी चुका हूँ। जी, मुझे याद है, स्मरण है। नहीं, आप ही ने मुझे बुलाया था तो इसलिए जी जी। दूसरा, मैं उस कार्यक्रम में तो पहुंचूंगा ही, लेकिन उसमें आपको याद होगा कि इस बार हमने उत्तर प्रदेश शासन के बजट में एक विशेष व्यवस्था की है जी, और मुझे लगता है कि आपके संस्था के लिए भी वह बहुत उपयोगी हो सकता है। हम लोगों ने 2 चीजें उसमें की हैं कि एक तो संस्कृत पढ़ने वाले बालक या बालिका हो, उनको गुरुकुल पद्धति से उनके व्यवस्था के लिए सरकार उस पर सहयोग करेगी। और मुझे लगता है कि पाणिनी कन्या महाविद्यालय की जो हमारी बच्चियां हैं, इन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। दूसरा, उसमें जो है जो कार्य आप लोग कर रहे हैं अच्छा है। बालक और बालिका दोनों को एक अनुशासन के दायरे में रह करके शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होना अच्छा है। उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और विधिवत उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जीवन के एक अनुशासन को मानते हुए। अच्छा कार्य आप लोग कर रही हैं। आपको और आपकी पूरी संस्था को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन अच्छा होगा कि वहाँ की बच्चियां जो हैं कुछ वेद मंत्रों का वाचन कर सकें तो पूरा हिंदुस्तान इसको जो है देख सके। अवश्य, मेरे साथ 2 कन्याएं हैं, वो आपके सामने एक घन पाठ प्रस्तुत करेंगी थोड़ी देर। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते अथ घनपाठः
संगच्छध्वं गच्छध्वं संगच्छध्वं 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 गच्छध्वं संगच्छध्वं गच्छध्वं संवदध्वं वदध्वं संगच्छध्वं गच्छध्वं संवदध्वं 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 वदध्वं संवो वस्तंवदध्वं वदध्वं महा संवो वस्तं संवो मनांसि मनांसि वस्तं संवो मनांसि वो मनांसि मनांसि वो मनांसि जानतां जानतां मनांसि वो मनांसि जानतां मनांसि जानतां जानतां मनांसि मनांसि जानतां जानतामिति जानतां देवा भागं भागं देवा देवा भागं यथा यथा भागं देवा देवा भागं यथा भागं यथा भागं भागं यथा पूर्वे पूर्वे यथा भागं भागं यथा पूर्वे पूर्वे यथा यथा पूर्वे संजानानास्तं जानाना पूर्वे यथा यथा पूर्वे संजानाना पूर्वे संजानानास्तं जानाना पूर्वे पूर्वे संजानाना उपासत उपासते संजानाना पूर्वे पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासत उपासते संजानानास्तं जानाना उपासते उपासत इत्युप आसते इति घनपाठः। अच्छा है, बहुत सुंदर, अति उत्तम। बधाई की पात्र हैं डॉक्टर नंदिता शास्त्री। आप यह बिल्कुल जिस परंपरा का आपने पालन किया और जिस तरह से इन बच्चियों ने गाया उससे रोंगटे खड़े हो गए। अब अगली नोएडा चलते हैं जहां शशि नागिया जी हैं हमारे साथ। ये गारमेंट एक्सपोर्ट यूनिट चलाती हैं। एक समय में शिक्षिका हुआ करती थी। 1989 से काम शुरू किया एक छोटी जगह से, सेक्टर 11 से। आज सेक्टर 62 में भी इनकी इकाई है और गारमेंट उद्योग में 600 से अधिक कर्मी इनके साथ काम करते हैं। शशि नागिया जी, आप मुख्यमंत्री जी के रूबरू हैं। मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। शशि जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप थोड़ा बताएंगे अपनी यूनिट के बारे में? हाँ जी सर, मेरी यूनिट मैंने 1989 में यहाँ नोएडा में शुरुआत करी थी फैब्रिकेशन से, और मेरे पास शुरू में सिर्फ 5 मशीनें थी। वैसे उसको बढ़ाते बढ़ाते सर 1992 में मैंने इसको स्वाति एक्सपोर्ट्स को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस बनाया। उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला 1992 में और 1994 में। सर मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि हर चीज पॉसिबल है अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो। क्योंकि मैं आपको ये भी मुझे बताने में ये शर्म नहीं है कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मैंने सारा बिजनेस खुद संभाला राइट फ्रॉम डे 1 1989 से। मैं उस टाइम जब एक अलग होना फैमिली से टैबू माना जाता था, तो मैंने उस टाइम अपना फैमिली से मैं अलग हो गई थी क्योंकि माय हस्बैंड वाज वायलेंट, सो मेरे बच्चों के ऊपर काफी बुरा असर उसका पड़ता था। तो मैंने कहा अगर मैं इन बच्चों को इस दुनिया में लाई हूं तो आई नीड टू मेक देम गुड सिटीजंस ऑफ द कंट्री। और क्योंकि मैं एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, तो मैं सर अलग हो गई और मैंने 1989 में ये बिजनेस शुरू करा एग्जीबिशन। सर मैं अभी आपसे ये थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि आज की डेट में मेरे पास 64 में 50,000 स्क्वायर फुट जगह है जहाँ पे 500-600 लोग काम करते हैं और मैं लेडीज को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ वहां पे। संडेज के दिन उनके बच्चों को बुलाती हूँ, पढ़ाती हूँ और संडे के दिन मैं सब लेडीज से रूबरू उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछती हूँ ताकि उनका कोई समाधान ढूंढा जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हर कोई जो बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका भी, उसमें अगर महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए सर, तो नथिंग लाइक इट। उनको आप उनके साथ इकट्ठे कंधे से कंधा मिला के भी, हमारी वुमेन्स इंटरनेशनल डे था
तो बेशक वो फैक्ट्री की सफाई करने वाली है या धागा काटने वाली है, सर सबको इकट्ठा करके हम सब लोगों ने केक काटा, उनको ये फीलिंग कराई कि हम हैं भी, मैं भी उसी रास्ते से गुजरी थी। तो इस फीलिंग से उनको क्या है कि थोड़ा सा इमोशन उनके जो है वो बैकअप होते हैं सर, और उनको खुल के आगे सामने आती हैं, बात करती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं, और बहुत से घरों की प्रॉब्लम सर मैंने आज तक सॉल्व करी। शशि जी, आपने अपनी बात काफी अच्छी कही है, मुख्यमंत्री जी को सुनिए, आपने अपनी बात अच्छे से समझाई। देखिए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और अच्छा प्रयास आप कर रही हैं इस फील्ड में। देखिए, शासन की भी बहुत सारी योजनाएं हैं और मुझे तो बताते हुए प्रसन्नता है कि रेडीमेड गारमेंट्स को हम लोगों ने ओडीओपी योजना के अंतर्गत भी आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद में लिया है। हम लोगों ने इस दिशा में जो एक नया प्रयास प्रारंभ किया है, इस बार के बजट में आपने देखा होगा कि महिला सामर्थ्य के नाम पे एक नई योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। जो महिलाएं इस फील्ड में कार्य करने के इच्छुक हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए मंच देना, उस प्रकार का एक व्यवस्था देना, हर एक महिला इस दिशा में कार्य नहीं प्रारंभ कर सकती, उनको आप जैसी महिलाएं जब गाइड करेंगी, उनको सही रास्ता दिखाएंगी, कार्य का चयन कैसे होना है इस फील्ड में बताएंगे, तो अब बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं। क्योंकि जहां पे उचित गाइडेंस उनको रहा है और सही दिशा रही है, उसके बेहतर परिणाम भी रहे हैं। और रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बन सकता है उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार ने इसके संबंध में अपनी पॉलिसी भी पहले से ही दी है, उसमें हम तमाम प्रकार की सुविधाएं और छूट भी उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये कार्य आधी आबादी का ही नहीं बल्कि पूरी आबादी के कल्याण से जुड़ा हुआ है। ये केवल महिला सुरक्षा सम्मान से ही नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है। और आप जो कार्य इसमें कर रही हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे विश्वास है कि अन्य जो महिलाएं हैं वे भी इससे प्रेरित होकर के स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेंगी और न केवल स्वावलंबी बनेंगी बल्कि अन्य लोगों को भी, केवल एक महिला नहीं होती, एक अपने आप में परिवार होती है और समाज की आधारशिला होती है। हमारा शास्त्र तो कहता ही है कि राष्ट्रस्य स्वः नारी अस्ति, यानी नारी ही देश का भविष्य होती है। तो वह भविष्य सम्मान से होगा, स्वावलंबन से होगा। एक बेहतरीन प्रयास के लिए आपका अभिनंदन। और हिंदुस्तान मीडिया ग्रुप ने आपके इस पूरे अभियान को अपनी स्वीकृति दी, यानी उन्होंने इसको मान्यता दी। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। अब चलते हैं कानपुर और मिलते हैं प्रेरणा वर्मा से, जो कि एक युवा उद्यमी और निर्यातक हैं। सिर्फ 3,000 रुपये की छोटी सी रकम से इन्होंने काम शुरू किया था, वो भी चमड़े का, जब सिर्फ पुरुष काम करते थे। और पुरुषों के भयंकर तब दबदबे वाले इस प्रोफेशन में उन्होंने अपना दखल बनाया। अपने हौसलों से आज ये 32 देशों में इनकी पहुंच है। प्रेरणा वर्मा जी, आप मुख्यमंत्री जी के रूबरू हैं और जितनी यहाँ पर महिलाएं उसमें सबसे कम उम्र की शायद आप ही हैं। प्रेरणा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ और सबसे पहले कानपुर की तरफ से मैं आपको नमस्ते कहूंगी। और मुझे आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। मैंने कारोबार बहुत यंग एज में, मतलब इवन मैंने जो जॉब करना स्टार्ट किया था वो मैं पढ़ाई कर रही थी, तब से मैंने करना स्टार्ट किया था। और धीरे से मैं बिजनेस में आई। बिजनेस में मैंने बहुत से हर्डल देखे हैं, महसूस करे हैं। उसको भी मैंने अपने हिसाब से, अपने कॉमन सेंस से ओवरकम करके मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरा एक समस्या भी है, समस्या सभी की है, कॉमन समस्या है, साथ में सुझाव भी है साथ में। जैसे 1090 एक हेल्पलाइन नंबर है और 112 एक हेल्पलाइन नंबर है जिससे हम सभी को लाभ मिलता है।
उसी तरीके से क्या ये पॉसिबल है कि उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार हम लोग के लिए जो कारोबार करना चाहती हैं या इवन चाहते भी हैं, वो उस तरीके की काउंसलिंग के लिए, सिर्फ काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर चालू करे? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, उस समय क्या अभी भी ऐसा होता है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट भी होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अगर इस तरीके की हेल्पलाइन स्टार्ट होती है तो हम सभी लोगों को उससे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो ये आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, उसमें भी उन योजनाओं पे भी कार्य करने को। ठीक है प्रेरणा जी, आपकी बात समझ ली मुख्यमंत्री जी ने, अब आप उनको सुनिए। बहुत लोग हैं अभी लाइन में। देखिए, आप अच्छा कार्य कर रही हैं और आपने जो सुझाव दिया है, मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो पहले से ही चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपको है। जैसे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो मामला है वीमेन पावर लाइन 1090 के बारे में, या घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन जारी की गई 181, ये इन सब के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन भी जारी की है, 1076 है, जिसमें महिलाएं नहीं बल्कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी समस्या को उस लाइन के साथ जोड़ करके बता सकता है और उसमें शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही मामले के निस्तारण का आधार माना जाता है। आपने जो बात कही है कि महिलाओं की काउंसलिंग के लिए भी हेल्पलाइन जारी करने के बारे में, यद्यपि हमने हेल्प डेस्क हर एक कार्यालय में इसके लिए पहले से तैयार किए हैं, हेल्पलाइन इसके बारे में नहीं, लेकिन हम लोगों के पास जितनी भी हेल्पलाइन हैं हम लोग इसमें से प्रयास करेंगे कि इसमें महिलाओं से जुड़े हुए या रोज़गार से जुड़े हुए काउंसलिंग के जो कार्यक्रम होते हैं इसमें कैसे ये मदद कर सकती है, इसमें हम लोग एक बार प्रयास करेंगे। लेकिन आपने जिस फील्ड में काम करना प्रारंभ किया है, ये फील्ड महिलाओं के लिए एक अनजान सा फील्ड था और ख़ास तौर पर लेदर इंडस्ट्री में इसके बारे में मान्यता थी कि ये पुरुष वर्चस्व का क्षेत्र है, लेकिन आपने उस वर्चस्व को भी तोड़ा है। आप उसमें भी कार्य कर रही हैं, रुचि ले रही हैं, मेहनत से अपने परिवार और अभिभावकों के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं हैं। हिंदुस्तान ग्रुप ने आपके इस पूरे प्रयास को उन्होंने न केवल सराहा है बल्कि इस मामले में उन्होंने आपको उन प्रदेश की कुछ चुनिंदा महिलाओं में से एक चुना है जो अच्छा कार्य कर रही हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अब आगरा की अपर्णा राजावत अपने आप में ये अरूठी हैं, सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में काम करती हैं, पिंक मिशन बेल्ट की संस्थापिका हैं, अंग्रेजी में MBA MA है, MBA पास हैं और शिक्षित होने के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। 15 राज्यों की 1.5 लाख महिलाओं को ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। 19 फरवरी 2020 को 7,401 महिलाओं को एक साथ ट्रेनिंग देकर इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। हॉलीवुड की एक डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर बन चुकी है, 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं और एक फिल्म इनके ऊपर बन रही है। अपर्णा, आप मुख्यमंत्री जी के रूबरू हैं। अपर्णा जी। सर, आपको शत शत नमन करती हूँ क्योंकि महिला सशक्तिकरण में जो सरकार काम कर रही है वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। मेरा एक प्रश्न है और एक प्रार्थना है आपसे कि पिछले 3 सालों में मैं लंदन में थी, वहां से मैं सब कुछ छोड़ के आके अपना मैंने लाइफ डिवोट करती कि महिला सशक्तिकरण में महिला सुरक्षा में काम करना है। तो जैसे सर ने बताया डेटा महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुके हैं। अभी मेरे पास कई छोटे शहरों से यूपी में कॉल आता है कि हमारे आगे महिलाओं को प्रशिक्षित करिए। सर, अभी फिलहाल मैं आगरा रहती हूँ। तो प्रश्न मेरा ये है कि सरकार ये सोच रही है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में एक सेल्फ डिफेंस अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में डाला जाए। और मैं कहूँगी सर, सेल्फ डिफेंस ही नहीं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस से डेफिनेटली मानसिक मजबूती आती है, लेकिन भावात्मक मजबूती भी बहुत जरूरी है। कानूनी जानकारी होना बहुत जरूरी है और जो साइबर क्राइम, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ऑल ऑफ दैट, इसके बारे में तो पिंक बेल्ट मिशन है, एक पूरा सर्वांगीण प्रोजेक्ट है ये।
वुमेन सेफ्टी पे, जिसमें हम 5 डायमेंशन में काम करते हैं। अगर सरकार की सहायता हो तो हम हर शहर में जाके इस तरह की ट्रेनिंग हम एक शहर में दे सकते हैं। हर कॉलेज में हम नहीं जा सकते, लेकिन मैं क्या करती हूँ, हम मास्टर ट्रेनर वहां तैयार करते हैं। एक हमारा सेशन होता है 3 घंटे का, बहुत ही पावरफुल सेशन होता है। मैं WPL 1090 के साथ राजस्थान कमीशन राजस्थान ने मुझे बुलाया, सॉरी वुमेन कमीशन राजस्थान ने बुलाया है, यूनिसेफ के साथ काफी डिपार्टमेंट के साथ काम कर चुके हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, प्रदेश में भी सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही है कि एक पहला चरण होता है मेरा सेशन, जिसमें हम 5 डायमेंशन पे काम करते हैं। उसके बाद हम वॉलेंटियर जो बनते हैं 700-800, जैसे PHU वाराणसी में 700-800 महिलाएं वॉलेंटियर बनी, लखनऊ में भी करीबन इतना ही नंबर था। 3 दिन की ट्रेनिंग देके मैं उनको मास्टर ट्रेनर्स बनाती हूँ। अपर्णा जी, आप मुख्यमंत्री जी को सुने, आपकी बात कंप्लीट हुई बहुत अच्छी तरीके से। नहीं, अच्छा बोल रही हैं आप, अच्छा काम भी कर रही हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि हिंदुस्तान ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आपको चयन किया। आप अपने इस फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं। देखिए, इसमें आपने जो चीज़ें यहाँ मेरे सामने कही हैं, मुझे बताई हैं, जो सुझाव भी दिए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मिशन शक्ति के पहले चरण में हम लोगों ने जब एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो उसमें पहले चरण में आपको याद होगा कि हम लोगों ने शारदीय नवरात्रि से 2020 में कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उस समय हम लोगों ने 1535 थाने जो प्रदेश में हैं, इन सभी थानों में, और 350 तहसीलें हैं, इन सभी तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की थी। इस बार अभी हम लोगों ने 8 मार्च को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम था, तो इस दिन हम लोगों ने जो आयोजन किए थे, उसमें जो आपकी चिंता है, उसी चिंता के निवारण के लिए रेंज स्तर पर, यानी कमिश्नरी स्तर पर, पहले चरण में एक थाना केवल महिलाओं से जुड़ी हुई जो साइबर क्राइम है, उसके लिए एक डेडिकेटेड थाना वहाँ पे हम लोगों ने स्थापित करने की कार्रवाई की है। दूसरा, हर एक जनपद में एक महिला रिपोर्टिंग थाना, महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए जितने भी ऐसे मामले आएंगे, उन सब की रिपोर्टिंग वहाँ होगी, वहाँ से उसका समाधान, उस पे कार्रवाई होगी, और उसमें जवाबदेही भी तय करने की कार्रवाई हम लोगों ने वहाँ पर की है। ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए या उनसे जुड़े हुए जो अपराध होते हैं, उन सब पर शासन स्तर पर कार्रवाई, एक तो ये हुआ है। दूसरा, जितने भी हेल्पलाइन है, 1090, 181, 1076, 102, इन सब को इंटीग्रेट करके, ये 112, इन सब को एक साथ इंटीग्रेट करके ये व्यवस्था दी गई है कि कहीं भी अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला सहायता के लिए पुकारता है, तो अगर एक लाइन नहीं काम कर पा रही है, तो दूसरी लाइन से, दूसरी नहीं तो तीसरी, कहीं ना कहीं से उसको सहायता उपलब्ध हो जाए, जो नज़दीक है वहाँ पर उस सहायता लेकर के पहुँच जाए। ये उसके लिए हम लोगों ने तैयार किया है। जहाँ तक आपका ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्रयास ये होगा, आप जहाँ कार्य कर रहे हैं उसके बारे में शासन की संस्थाओं के साथ जुड़ें। मास्टर ट्रेनर अगर एक बार आप तैयार कर लें और बाद में आपकी मॉनिटरिंग हो, आप तो मॉनिटरिंग के आधार बहुत अच्छे ढंग से हम लोग ऑनलाइन भी इसको, उस ट्रेनिंग को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए, कोविड के दौरान जैसे हम लोगों ने किया था, जब कोरोना आया था, तो कोरोना के दौरान एक चीज़ थी, हमारे प्रदेश में 75 जनपद हैं। 75 जनपदों में से 36 जनपद ऐसे थे जहां कोई ICU बेड नहीं था, कोई वेंटिलेटर नहीं था। तो हम लोगों ने पहले चरण में काम किया कि वहां वेंटिलेटर और ICU बेड उपलब्ध कराए, वहां के डॉक्टर की ट्रेनिंग करवाई, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग करवाई। लेकिन फिर भी एक सामान्य ट्रेनिंग और एक एक्सपर्ट में अंतर होता है। हम लोगों ने कोविड के दौरान एक काम किया था, वर्चुअल ICU प्रारंभ किए थे। वर्चुअल ICU में हम लोगों ने PGI, KGMU और RML को हर जनपद से जोड़ दिया था, और हर जनपद के जो वहाँ के CMO और उस कोविड हॉस्पिटल से जुड़े हुए विशेषज्ञ थे, शाम को 5 से 6 बजे 1 घंटे का वर्चुअल ICU में उनकी जो समस्याएं होती थी, वहीं पे हम लोग उसका समाधान करके उसका रास्ता निकालते थे। ऐसे ही कार्यक्रम मुझे लगता है आज के दिन पे तैयार हो सकता है। महिला सुरक्षा आज की आवश्यकता है।
आप इसमें अपर्णा जी अच्छा काम कर रही हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं और हिंदुस्तान ने इसको मान्यता दी। मैं इसके लिए हिंदुस्तान ग्रुप को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महाराज जी 5-7 मिनट पढ़ा सकते हैं? हाँ, जल्दी से। अब अलीगढ़ की हर्षा अरोड़ा। हर्षा नया करने के लिए मशहूर हैं। तालों के शहर से आती हैं, तिजोरी की फैक्ट्री लगाई, फिर लखनऊ की इन्वेस्टर्स समिट में भाग लिया, सरकार के साथ एमओयू साइन किया और शहर का इकलौता आधुनिक पेंट और लेजर कटिंग प्लांट स्थापित किया। हर्षा, आप अपनी बात सिर्फ 1 मिनट में कहें। मुख्यमंत्री जी का टाइम कीमती है और उनकी बात सुने ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके। हर्षा। प्रदेश सरकार लोगों को बढ़ावा देने के लिए जो ओडीपी के तहत जो लोगों को रोजगार इंडस्ट्री कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए आपने स्कीम चलाई थी कि हमें स्टार न्यूट्री, इलेक्ट्रिसिटी और जीएसटी वगैरह में छूट का प्रावधान था। और मेरा ये कहना है कि इसके अंदर लगाया एनईएम साइन किया और हमने इसे जमीन के साथ इसके अंदर कोई छूट नहीं मिल पा रही है। इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान आप करें ताकि समय से छूट मिल जाए, ताकि हम उद्योगों को बढ़ावा दे सकें। धन्यवाद। हर्षा जी, आपने जो बात मेरे ध्यान में लाई है वह उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं सबसे पहले तो अभिनंदन करता हूं आपका और आप जैसे उन बहनों का जो अपने पैरों पे खड़े होकर के इस फील्ड में भी अपनी धमक को दिखा रही हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों का ये मानना है कि अगर नारी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो पूरा समाज अपने आप ही बहुत तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई देगा। आपने जिस समस्या की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं स्वयं ही उसमें प्रयास कर रहा हूं और मैं इस बारे में संबंधित विभागों को भी आवश्यक निर्देश जारी करूंगा और जो भी शासन स्तर पर सहयोग, सब्सिडी या इंसेंटिव वगैरह मिलने हैं हर निवेशक को, हम लोग उसमें पूरी तत्परता के साथ उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। अब बरेली की गीता शर्मा हॉकी खिलाड़ी रही हैं। 1985 में पहली बार भारत के लिए खेली। मलेशिया में 1992 में एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा थी। हॉकी के प्रति उनका जज्बा है। बच्चियों को प्रोत्साहित करती हैं और आज भी खेलती और खिलाती हैं। गीता, समय का अभाव है, 1 मिनट बस। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। शशि शेखर जी को भी मेरा प्रणाम। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हिंदुस्तान अखबार का और यहाँ पे अभिमन्यु जी जो है, उन्होंने सभी महिलाओं को प्रदेश में दूर दूर जाकर एक जगह एकत्रित कर महिला शक्ति मिशन शक्ति का जो ये प्रकरण हुआ है, इसके लिए उनको बहुत बहुत हृदय से मैं आभार। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम जो हॉकी टीम, मैं हॉकी की खिलाड़ी हूँ इसलिए हॉकी की बात करूंगी, जो हमारे प्रदेश में हमारी रोजगार की व्यवस्था सिर्फ एक रेलवे ही है जो हॉकी टीम बनाती है और रोजगार देती है खिलाड़ियों को। अदर गेम जो है उन सबको तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन टीम गेम को हर जगह रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, रोडवेज हो गया, इन सब में एक टीम हुआ करती थी, वो भी पुरुषों की। अगर साथ में इसमें महिला की टीम भी बनने लग जाए, पोस्टल डिपार्टमेंट है और अदर कई विभाग ऐसे हैं जिसमें खेल की खिलाड़ियों की भर्ती हुआ करती थी। महिलाओं तो दूर की बात है, पुरुषों की टीम भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है वहां से। ठीक है गीता, आपकी बात पहुंच गई मुख्यमंत्री जी तक। जी गीता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रही हैं और अनेक बहन और बेटियों के लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती हैं, बनी भी हैं और बन भी सकती हैं। आपने जिस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैंने स्वयं ही सभी विभागों से इस बारे में कहा कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हैं या रीजनल स्तर पर भी खेलते हैं, उनके समायोजन और फिर उनके लिए उस प्रकार का एक मंच उपलब्ध कराइए जिससे वह अन्यों को इस फील्ड में आगे बढ़ा सकें।
वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ किया है। आपने जो भावना व्यक्त की है, हम जरूर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर महिला खिलाड़ियों की एक टीम अलग से हम खड़ा करेंगे। यद्यपि है, हम लोग हर प्रकार का प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हम इसी फील्ड में देते हैं। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उसमें आप लोग जब हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय उसमें गए होंगे तो उस समय पुरस्कार की राशि बहुत कम होती थी। आज के समय में तो ओलंपिक में मेडल लेके आने पर हम लोग 6 करोड़ रुपए की राशि टीम को भी देते हैं और इंडिविजुअल प्राइज भी दे रहे हैं। कॉमनवेल्थ या एशियन गेम वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको भी हम अच्छी हैंडसम राशि पुरस्कार के रूप में उपलब्ध करवा रहे हैं। और उन सभी खिलाड़ियों को भी हम लोग जो है शासन के स्तर पर अलग अलग विभागों में समायोजन करने या उन्हें वहाँ पे सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। यूपी पुलिस के अलावा हमारे अन्य तमाम विभाग हैं उसमें भी करवाएंगे। लेकिन आपने जो ये बात कही है कि यूपी रोडवेज में या फिर गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो विभिन्न विभाग हैं उनकी अपनी टीमें हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी हुआ करती थी, हम उसमें भी प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें फिर से पुनर्जीवित हों और हमारे अच्छे नए खिलाड़ियों को एक मंच मिले और वहाँ से वह उसका प्रचार प्रसार करने के साथ साथ उसका प्रतिनिधित्व भी करें और उसमें अपने कैरियर को भी आगे बढ़ा सकें। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेकिन सबसे खास मुरादाबाद की तैयबा खातून, तैयबा जो है हस्तशिल्पी हैं, अभावों के बीच रहते हुए भी उन्होंने गजब का काम किया है। उन्हें राज्य पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से विश्वकर्मा और ODOP स्कीम से भी लाभ उठाया है। तैयबा, राज्यपाल ने भी आपके हुनर की सराहना की है। आप अपनी बात सिर्फ 1 मिनट में कहें क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है। तैयबा जी बताएं, आप वहां से आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। सुनील आप फोन क्या नहीं कर सकते हैं? माइक ऑन करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करिए। हमारी आवाज सुनाई दे रही है वहां पे? मुख्यमंत्री जी की आवाज सुनाई दे रही है ना? ठीक है तैयबा, कोई बात नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई, हम पहुंचा देंगे। अब आप मुख्यमंत्री जी को सुनिए। आपकी आवाज आ रही, आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, बोलिए। जी सर, मेरा नाम तैयबा खातून है, मैं मेडल अवार्ड हूँ और मैंने हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा काम किया है और सर आपने मुझे पुरस्कार भी दिया था उससे। और सर मैं कहना चाहती हूँ कि ODOP से जो मुझे सारे सेंटर मिलते हैं सर, उससे मुझे बहुत ज्यादा सहायता मिलती है और मैंने बहुत लोगों को सिखाया भी है सर, घर घर जाके भी सिखाया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ ODOP की बहुत सारी योजनाएं हमें मिलती रहे तो सर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप प्लीज इसके कुछ सोचिए। जरूर तैयबा खातून जी, मैं आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं कि हिंदुस्तान ने आपके हस्तशिल्प को स्वीकारा है और आप इस बात को जानती हैं कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जहां पर परंपरागत जो उद्यम थे उसको प्रोत्साहित करने का काम के लिए ये योजना प्रारंभ की है। वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को परंपरागत जो हमारी कारीगरी थी, हस्तशिल्प थी, इसको प्रोत्साहन करने के एक मंच के रूप में भी स्वीकारा है और इसके लिए टूल किट उपलब्ध कराने का कार्य, ट्रेनिंग देने का कार्य या फिर उन्हें बैंकों के साथ और वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ने का काम, उनके माध्यम से फिर उन्हें सब्सिडी आदि देने का काम भी इसीलिए किया जाता है जिससे हम परंपरागत हस्तशिल्प को भी, कारीगरी को भी और उद्यमशीलता को भी प्रोत्साहित कर सके, उसे आगे बढ़ा सकें। आपने मुरादाबाद में रह करके इस कार्य को आगे बढ़ाया है। आपको भी और इस प्रकार से जुड़ी हुई उन सभी बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं जो इस फील्ड में बेहतरीन कार्य कर रही हैं, अच्छा प्रयास कर रही हैं। निश्चिंत होकर के काम करिए, सरकार पूरी तरह मदद करेगी आप लोगों की।
एक महिला रह गई, उन्होंने अपना हाथ उठाया। अनीता राणा चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन चलाती हैं और मेरठ से काली नदी के प्रदूषण पर उन्होंने बहुत काम किया, हिंडन नदी पर काम किया। इनके स्वर्गीय पति अनिल राणा बहुत ज़्यादा काम करते थे पर्यावरण पर, हम सारे लोग उनको जानते थे। और पर्यावरण के अलावा बच्चों के लिए इन्होंने जो काम किया उससे सैकड़ों बच्चों का जीवन बचा। अनीता राणा 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें, हम कार्यक्रम को बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ 1 मिनट में प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी बधाई दूंगी कि आपके द्वारा जो मिशन शक्ति कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया जा रहा है, उसमें मेरठ में भी हिंदुस्तान के प्रधान संपादक जी शशि शेखर के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। ये सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर 1098 जो हेल्पलाइन है मेरठ में कार्य कर रही हूँ। इसमें कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार हमारे बीच में आती हैं, जिसका हमें रूबरू उनके साथ रोज होना पड़ता है। और हमें मेरठ में जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे मिलते हैं अवस्था में, गुमशुदा अवस्था में, कहीं कहीं कूड़े के ढेर पे उन बच्चों को छोड़ जाता है, उस समय चाइल्ड हेल्पलाइन आगे आती है, पुलिस के साथ मिलकर उन बच्चों को बचाने का काम करती है। उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि हमारे मेरठ मंडल में 0 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए रखने का कोई ग्रह नहीं है, जिसमें हमें उन बच्चों को ले जाने के लिए जो हमारा आच्छादित ग्रह है वो रामपुर है, और रामपुर में जो 50 बच्चों की संख्या है वो वहां पर पूरी हो चुकी है। ऐसे में बच्चों को जब हम लेके जाते हैं तो हमें बदायूं जाना पड़ता है, एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, कभी कभी 5 दिन। अनीता जी, आपकी बात कन्वे हो गई, मुख्यमंत्री जी को सुनिए। अनीता जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने जीवन की चुनौती को दरकिनार करते हुए समाज की चुनौतियों को भी स्वीकार किया है और आज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही हैं। जो आपकी चिंता है वही सरकार की भी चिंता है। हम लोगों ने 2 प्रयास के लिए कहे हैं और हर एक जनपद में एक तो 4 स्थानों पर बड़े बड़े केंद्र ऐसे स्थापित करने के लिए जहां पे निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय स्थल बनाए जा सकें। वृंदावन में हम लोग 1000 महिलाओं के लिए कृष्णा कुटीर बना चुके हैं। दूसरा केंद्र हमारा अयोध्या में बन रहा है, मां कौशल्या के नाम पर कौशल्या सदन। 1000 निराश्रित महिलाओं को रहने की व्यवस्था और उनके वहां पर उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी, ये हम अयोध्या में हमारा काम बहुत जल्दी प्रारंभ होने जा रहा है। 2 अन्य स्थान हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित करने के लिए कहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इसके लिए जमीन आवंटित करके और इस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है। दूसरा, कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने उन नवजात शिशुओं के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए कहा है जो किन्हीं कारणों से माँ बाप पाल नहीं पाते हैं या लावारिस पड़े रहते हैं, उनकी उचित देखभाल जहाँ पर हो सकें। तो हमने प्रयास इसके लिए हर एडमिनिस्ट्रेशन रेंज स्तर पर, यानी जो हमारे कमिश्नरी हैं, कमिश्नरी स्तर पर इस प्रकार के केंद्र बनाने के लिए पहले से ही हम लोगों ने कहा है। जहाँ पे हमें लैंड उपलब्ध हो चुकी है, प्रशासन ने पहल तेज कर दी, वहाँ पे कार्य हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। जहाँ नहीं हो पाया हम इसको आगे बढ़ाएंगे, एक अच्छा प्रयास होगा। इसमें एक और चीज़ हम लोगों ने की है कि 18 कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने एक अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सत्र में हम प्रारंभ करेंगे अटल आवासीय विद्यालय। इसमें CBSE बोर्ड की तर्ज पर हम पाठ्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे लॉजिंग फूडिंग की सारी व्यवस्था रहेगी और एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराएंगे, जहाँ पर हम उन बच्चों के लिए जो बच्चे निराश्रित हैं या जिनके माँ बाप खाना बदोश की तरह इधर उधर घूमते हैं, आज वो लखनऊ में हैं, अगले दिन बरेली चले गए, फिर अगले दिन जो है मुरादाबाद चले गए, फिर वहाँ से मेरठ चले गए या सहारनपुर चले गए, अपना काम धंधे के लिए, मजदूरी के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके साथ ही बच्चे भी घूमते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। सरकार ने उन सभी बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उनकी उचित देखभाल करने, उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था के साथ ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस सत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि उन बच्चों का प्रवेश हम प्रारंभ कर सकेंगे। तो ये 3 प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए प्रदेश में उनकी व्यवस्था के लिए किए जा रहे हैं। आपने अच्छा सुझाव दिया है, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को
हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप लोग निरंतर प्रयास करेंगे तो अवश्य सफलता इसमें प्राप्त होगी। अब ये प्रथम चरण समाप्त हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम के समापन पर एक छोटा सा अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करें। हिंदुस्तान मिशन शक्ति कार्यक्रम में हिंदुस्तान के प्रधान संपादक सम्मानीय श्री शशि शेखर जी, मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हमारे शासन के सभी अधिकारीगण, आज मुझे मिशन शक्ति के इस अभियान में प्रदेश से जुड़ी हुई 10 ऐसी बहनों से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशिष्ट किया है। यद्यपि मैं देख रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में हर एक सेंटर में बड़ी संख्या में बहनें खड़ी थीं, बैठी थीं और उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फील्ड में बेहतरीन कार्य करके लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं उनके साथ संवाद नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन वे अगर अपने सुझाव लिख करके हमें भेजेंगी, देंगी, तो मुझे प्रसन्नता होगी मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। जो राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है, हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से ही, जब से हम लोगों ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, उस कार्यक्रम के साथ हिंदुस्तान ने जुड़ करके करोड़ों महिलाओं के बीच में, परिवारों के बीच में पहुंच करके इस कार्यक्रम को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का कार्य किया है। मेरा यह मानना है मिशन शक्ति के कार्यक्रम में जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है वह बाह्य तो है ही, लेकिन आंतरिक भी है। और बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की चुनौतियों से एक साथ हमें जूझना पड़ेगा। इसके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक होती है। देखिए, हमारे पूर्वज एक बात कहा करते थे कि बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है और बचाव के लिए जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम समय से जागरूक करके समाज को इतना तैयार कर लें कि कहीं भी इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति पनपने ही न पाए, जो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए या उनके स्वावलंबन के मार्ग में आड़े आती हो, तो मेरा मानना है कि अपने आप मिशन शक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए, इस सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर पहले से ही जो तमाम प्रकार की हेल्पलाइन चल रही हैं, 1090 वीमेन पावर लाइन, अगर बाहरी संकट किसी महिला पर कहीं आता है, उनके सुरक्षा के सामने एक संकट है, तो इस पे कॉल करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। अगर ये पारिवारिक विवाद है और पारिवारिक संकट है महिला के ऊपर, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, 181 हेल्पलाइन को कॉल करेंगी तो वहां पर उनको वहां पे मदद मिल सकती है। काउंसलिंग की भी व्यवस्था है, ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। किसी व्यक्ति के सामने प्रदेश के अंदर संकट है, उसको कोई विवाद है, कोई सरकारी कार्यालय उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, 1076 ये हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ की है प्रदेश के अंदर, जिसके माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए, इसको मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं भी इसको इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करता है और इसमें जवाबदेही भी तय होती है। जिस थाने की सर्वाधिक शिकायतें होती हैं वहाँ पूछा जाता है, क्वालिटी के साथ उनका निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें फिर जवाबदेही तय की जाती है। जिस तहसील से जुड़ी हुई, जिस कार्यालय से जुड़ी हुई, जिस विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, प्रत्येक की जवाबदेही उसमें तय होती है। ऐसे ही और भी तमाम योजनाएं शासन की हैं, जिसके यूपी 112 है, ये हमारी पीआरबी सेवा है, लेकिन इसमें लोग सहायता के लिए कॉल भी करते हैं। ये सभी इंटीग्रेटेड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये पहले से शासन की सुविधाएं चल भी रही, लेकिन साथ साथ महिलाओं के सामने जो चुनौती होती है, उसकी कोई समस्या हुई, किसी ने उसको प्रताड़ना किया, किसी ने उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, वो थाने में जाती थी, अपनी बात को पुरुष थानाध्यक्ष के सामने नहीं रख पाती थी। आप याद करिए, जब हमारी सरकार आई थी तो हम लोगों ने पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाया। फिर हम भर्ती कर रहे थे पुलिस में, तो मैंने इस बात को कहा 20% महिलाओं की भर्ती करिए।
व्यापक पैमाने पे महिला, आज के दिन पे हमारे पास सब इंस्पेक्टर भी हैं, महिला कांस्टेबल भी हैं और बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने भर्तियां की। फिर ये बात सामने आती थी कि वहाँ जाने के बाद भी उनकी बात को पुरुषों के सामने, अगर एक महिला बैठी हुई है और 2 पुरुष या 4 पुरुष बैठे हैं, उनके सामने कोई महिला अपनी बात को कैसे रखेगी। तो हम लोगों ने हर थाना और हर तहसील में व्यवस्था की कि वहाँ पर जाएंगी तो महिला पहले अपने हेल्प डेस्क में बैठेगी, वहीं पे महिला अधिकारी उसके साथ बातचीत करेगी, वहीं पर उनकी समस्या सुनेगी, वहीं पे उनकी एप्लीकेशन वहाँ पे लिखे जाएंगे, वहीं पर उसका समाधान का रास्ता भी निकलेगा। तहसीलों में भी ये व्यवस्था की गई। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जो कुछ अन्य कदम उठाए, अभी जो बात सामने आई थी कि महिलाओं से संबंधित जितने भी साइबर अपराध होते हैं, इसके लिए हम लोगों ने रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर एक थाना, पहले से ही इस पर हम लोगों ने अभी से 8 मार्च से इसको आगे बढ़ा दिया है कि एक थाना केवल स्पेशली इसी मामले को देखेगा। महिलाओं से जुड़ी भी अन्य जो उनकी शिकायतें होती थी, हर जनपद में एक रिपोर्टिंग थाना जो महिलाओं से जुड़े हुए मामले में रिपोर्ट करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगा, उस पर आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। ये सभी चीजें उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही था। और एक बहुत बड़ा कार्य जो हम लोगों ने इस बार प्रारंभ किया है, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गाँव में, अगर आप जाएंगे या गाँव में से जुड़ी भी बहुत सारी बहनें होंगी, वहाँ पर वो इस बात को जानती हैं कि जिस जमीन पे उनका मकान बना है वह जमीन उनके नाम पे नहीं होता है, क्योंकि वो आबादी की जमीन होती है जो किसी के नाम पे नहीं होती है। अब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक स्वामित्व योजना प्रारंभ की है। गांव हो या शहर हो, पुराने समय के जो मकान बने हैं, जहां पे जिसका मकान बना होगा सर्वे उसका हो रहा है और सर्वे से उस मकान का मालिक, जिसका मकान बना है उसको हम उसका मालिक बनाएंगे। हमने प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था की है कि महिला सह-खातेदार बने। अगर पुरुष का नाम होगा तो परिवार की महिला का नाम भी उस खाते के साथ जुड़ेगा, यानी महिला को भी जमीन का स्वामित्व का लाभ मिलेगा। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बड़ी संख्या में अब तक 2 लाख से अधिक महिलाओं को इस प्रकार की मालिक जमीन के स्वामित्व योजना का लाभ दिया है। हर एक गांव, हर एक शहर में सर्वे के काम चल रहे हैं। ड्रोन से सारे सर्वे हो रहे हैं, कोई लेखपाल कानून को नहीं करेगा, ड्रोन से सारे सर्वे हो रहे हैं। तकनीक से जोड़ करके हम सारी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बड़ा कार्य ये भी इसमें है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। महिला स्वयंसेवी समूह को हम लोगों ने गांव में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इसमें कोटे की दुकान का विवाद होता था, आपस में मारकाट होती थी। हम लोगों ने व्यवस्था की कि जहां भी विवाद खड़ा होगा वहां पे उस दुकान को हम सीधे महिला स्वयंसेवी समूह को देंगे। महिला स्वयंसेवी समूह ही प्रदेश के अंदर राशन की दुकानों का संचालन करेंगे। बाल और पुष्टाहार में शिकायतें आती थीं, हमने इस बात को भी महिला स्वयंसेवी समूह को हम लोगों ने देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और बड़े पैमाने पर इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कार्य प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हिस्सा है। इस बार हम लोगों ने महिला सामर्थ्य के नाम पर एक योजना प्रारंभ की है। महिला सामर्थ्य का मतलब जो मैंने आपको बताया है कि बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर झांसी ने जो कार्य किया, 1 वर्ष में ही 46 करोड़ का दूध बेच डाला और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। इस प्रकार के समूह कमिश्नरी स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अन्य भी खड़े हों, जिससे अधिक से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह इस दिशा में आगे बढ़ सकें और कार्य कर सकें और स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकें। ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम ही सुरक्षा से जुड़ा है, सम्मान से जुड़ा हुआ है और स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है। जब सुरक्षा होगी, सम्मान होगा, स्वावलंबन होगा तो महिला और नारी की सशक्तिकरण का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। और मैं आप सबसे यही नम्र अनुरोध करूंगा कि महिला संबंधी जो अपराध हैं, जो चाहे वह घरेलू हिंसा हो या बाहर का हो, हमें उस अपराध के प्रति मौन नहीं रहना है। हमें जागरूक करना होगा समाज को और सामूहिक आवाज ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपराधिक मानसिकता के साथ कार्य कर रहे हैं, उन लोगों पे तो हमें पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। शासन और प्रशासन को इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा कि ये अपराध यहाँ पे हो रहे हैं, इसमें त्वरित कार्रवाई स्थानीय स्तर पर अपेक्षित है। लेकिन साथ साथ
नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा करने के लिए भी बहुत बड़े अभियान जो चल रहे हैं शासन के, इन योजनाओं के बारे में जानकारी देना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में हो सकता है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इन योजनाओं के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं के साथ जोड़ सकेंगे और उसके बारे में जागरूक कर सकेंगे तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं एक बार फिर से लोकप्रिय हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के प्रधान संपादक सम्मान्य श्री शशि शेखर जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मिशन शक्ति के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन्होंने नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की और आज प्रदेश के अंदर मुझे संवाद का एक अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन बहनों ने बहुत अच्छा काम इस फील्ड में किया है उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। कहीं किसी के सामने कोई संकट आता है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय जन सुनवाई पोर्टल को भी यानी IGRS पोर्टल को भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। बहुत प्रभावी माध्यम है समस्याओं के निस्तारण का। CM हेल्पलाइन है और भी अन्य माध्यम है जिसके माध्यम से इन जानकारियों को शासन तक पहुंचाने का आप कार्य कर सकते हैं। मैं आप सभी को, सभी ने अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा कार्य करके दिखाया है और इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब के प्रति मेरी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। उन महिलाओं को भी शुक्रिया जिन्होंने इसमें शिरकत की। वो जो 10 महिलाएं अभी दिखाई पड़ी, मैं जैसे पहले बोल रहा था, वे 10 ऐसी मशालें हैं जो कि और दियों को जलने में सहायता प्रदान कर रही हैं। ये देश मैत्रेयी का देश है, गार्गी का देश है, अपाला का देश है। ये देश ऐसा देश है जहां महिलाओं ने अपने विवाह के मंत्रों की रचना की जिसके जरिए आज हम अपने विवाह करते हैं। तो इस देश में महिलाओं की जागृति बहुत पुरानी परंपरा है। इस देश में महिलाओं के तलवार उठाने की भी बड़ी पुरानी परंपरा है। तो ये आज ऐसी सारी तरह की महिलाओं से हमें दीदार हुए, उन सबको बधाई। आपने मुख्यमंत्री जी जो एक नारा दिया, सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, मुझे ऐसा लगता है कि तस्वीर इधर के सालों में बदली है इस प्रदेश की। एक नई तस्वीर लेकिन बनानी शेष है और वो समर शेष है। बहुत बहुत धन्यवाद।